जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की संपूर्ण नोट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पौरव वंश के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम इसमें बात कर रहे हैं पौरव वंश, जिसे आप पर्वताकार वंश के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग बुकों में इसका जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग दे रखा है, लेकिन 647 से 725 ईस्वी इसका क्या माना जाता है, टाइम पीरियड माना जाता है। जिस चीज़ को हम थोड़ा सा नहीं मान सकते हैं, इसको मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो फुर्सत से देखने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी बुकों का कंक्लूजन मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब आपने देखा कि जो थानेश्वर का वर्धन वंश था, जहाँ पे हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, ये पौरव वंश का उदय होता है। ठीक है। और ये हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो पौरव वंश का उदय हुआ था, इसकी जानकारी हमें मिलती है तालेश्वर ताम्रपत्र से, जो अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ था। तालेश्वर ताम्रपत्र से और जो व्हेनसोंग का यात्रा वृत्तांत है, इन दो से हमें क्या मिलती है, इन पौरव वंश की जानकारी मिलती है। यानी अगर पूछा जाए कि पौरव वंश की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो तालेश्वर ताम्रपत्र से और व्हेनसोंग के यात्रा वृत्तांत से क्या होती है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैंने कहा कि तालेश्वर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। तो अगर हम तालेश्वर ताम्रपत्र की बात करें तो इस अभिलेख की जो खोज की गई थी वो वाईके गुप्ता ने खोजा था। अगर पूछा जाए कि तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज किसने की थी, तो वाईके गुप्ता ने की थी, और 1915 में की थी। कब की थी? 1915 में खोजा था। दोस्तों, जो ये ताम्रपत्र था, याद रखना, ये तांबे और अष्ट धातु से बना था। ठीक है। जो तालेश्वर ताम्रपत्र था वो किससे बना था? तांबे से और अष्ट धातु से बना हुआ ताम्रपत्र था। जो ये ताम्रपत्र है, तालेश्वर ताम्रपत्र, जो पौरव वंश की जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, यहाँ से हमें 5 राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जो हमें पौरव वंश के राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है, कितनी होती है, तो 5 राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ये 5 राजा दोस्तों कौन कौन थे? तो विष्णुवर्मन थे, वृषवर्मन थे, अग्निवर्मन थे, द्युतिवर्मन थे, और विष्णुवर्मन द्वितीय थे। तो ये 5 राजे पौरव वंश के इन 5 राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि निम्न में से पौरव वंश से संबंधित नहीं है, तो इसलिए ये 5 नाम याद रखने जरूरी हैं। विष्णुवर्मन इनका संस्थापक था। ठीक है। सीधे पौरव वंश का संस्थापक कौन था? पहला राजा विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन, और फिर से विष्णुवर्मन द्वितीय था। ठीक है। तो दोस्तों, जब जो तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें जब इन 5 राजाओं की जानकारी मिलती है, तो जो पौरव राज्य था 6वीं से 8वीं सदी तक गंगा नदी से लेकर पूर्व में कर्नाली नदी तक था। जो कहा जाता है कि जो इनका राज्य था, किसका? पौरव वंश का जो राज्य था वो 6वीं से 8वीं सदी के बीच में था, और गंगा नदी से लेकर पूर्व में कर्नाली नदी तक था। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको ले जाऊं कि 6वीं शताब्दी में गंगा नदी से लेकर कर्नाली नदी तक था, तो मैं इसको किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसको सीधे सीधे डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, कि यहाँ पे 1 मिनट टाइम दे दो, कि जो यहाँ पे इस मैप को तैयार किया है मैंने, लेकिन इस मैप को हम पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते। इसको मैं आगे बताऊंगा क्यों। दोस्तों, इसने कहा कि जो पौरव वंश की सीमाएं थी, वो पौरव वंश की सीमाएं क्या थी? गंगा नदी से। तो दोस्तों, जो गंगा नदी से मतलब जो ये देवप्रयाग का क्षेत्र है, जो देवप्रयाग है, यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का क्या है, मिलन है, यहाँ से कर्नाली नदी तक। और दोस्तों याद रखना, जो कर्नाली नदी है, वो कर्नाली नदी क्या है, तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? यहाँ से तिब्बत से निकलती है, और यहाँ से नेपाल में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, यानी जो ये इलाका है, ये वाला जो इलाका था वो किसका था? ब्रह्मपुर या पौरव वंश से संबंधित था। ठीक है। इसकी सीमा को जिस हिसाब से व्हेनसोंग ने अपने उसमें बता रखा है, हम उस बेस पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो इसकी सीमा थी पौरव वंश की 6वीं से 8वीं सदी तक गंगा नदी से लेकर कहाँ तक थी? कर्नाली नदी तक था। चारों तरफों से दोस्तों पर्वतों से घिरा होने के कारण ये वंश क्या कहलाता है? पौरव वंश कहलाता है। और जो ये पौरव वंश था, इस पौरव वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो ब्रह्मपुर में क्या थी? इस पौरव वंश की राजधानी थी।
ठीक है। जो ये ब्रह्मपुर में पौरव वंश की राजधानी थी, इसी ब्रह्मपुर को व्हेनसोंग ने ब्रह्मपुर को क्या कहा था, तो पोली हीमो पोलो शब्द का प्रयोग किया है। यानी जो चीनी यात्री व्हेनसोंग था उसने जो पोली हीमो पोलो शब्द का प्रयोग किया है वो ब्रह्मपुर के लिए किया है। किसके लिए किया है, ब्रह्मपुर के लिए किया है। और दोस्तों अंग्रेज इतिहासकार कनिंदम ने गढ़वाल व कुमाऊं के संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर का, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि गढ़वाल और कुमाऊं के संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर किसने कहा था, तो अंग्रेज इतिहासकार कनिंदम ने कहा था। ठीक है दोस्तों, जो पौरव वंश के शासक थे, जो मैंने आपको कहा था 5 राजाओं की जानकारी मिलती है, विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। इन ये जो राजा थे, इनमें जो अग्निवर्मन था वो परम भट्टागर महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने क्या की थी, परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि पौरव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो द्वितीयवर्मन पौरव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। अब जैसे ही सबसे शक्तिशाली राजा की बात आती है, अमोदभूति, ललित सूरदेव, ठीक है, अजयपाल, द्वितीयवर्मन, ये दोस्तों ये नाम सामने निकल के आते हैं। तो जो पौरव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था, द्वितीयवर्मन था। तो दोस्तों ब्रह्मपुर जो नरेश थे वो सोन वंशी थे। अगर पूछा जाता है आपसे कि जो पौरव वंश से नरेश थे वो किस वंश से या वो किस वंश से संबंधित थे, तो सोन वंश से संबंधित थे। ठीक है। और दोस्तों जो पौरव वंश का कुल देवता था वो वृणेश्वर स्वामी थे। वृणेश्वर स्वामी किस वंश से संबंधित हैं, तो पौरव वंश से संबंधित जो पौरव वंश के कुल देवता थे वो कौन थे, वृणेश्वर स्वामी थे। ठीक है दोस्तों, पौरव वंश शासकों का जो निवास स्थल था वो कोट के नाम से जाना जाता था। जो पौरव वंश शासकों का जो निवास स्थान था वो क्या कहलाता था, तो कोट के नाम से जाना जाता था। या पूछा जा सकता है कि कोट क्या है, तो दोस्तों पौरव वंश का निवास स्थल था। ठीक है। और दोस्तों जो पौरव वंश में कर वसूल करने वाला अधिकारी था वो भागिक या मार्गक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कि जो पौरव वंश में जो कर वसूल करता था वो किसके नाम से जाना जाता था, भागिक के नाम से या मार्गक के नाम से जाना जाता था। वहीं आपको थ्योरी में पढ़ोगे तो परमावतार के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ पे याद रखना हम पौरव वंश की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कर वसूलने वाला अधिकारी था वो भागिक या मार्गक के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें, इनके शासन और प्रशासन की बात करें, तो जो पौरव वंश का शासन था वो राजतंत्रात्मक वंशागत शासन प्रणाली थी। यानी दोस्तों वंशागत शासन प्रणाली हर किसी में देखने को मिलती है कि बाप राजा है तो उसका बेटा मोस्टली राजा बनेगा अगर वो योग्य होगा। मोस्टली कहीं पे आपने देखा होगा जहाँ पे श्याम सा का कोई नहीं था तो धाम सा राजा नहीं बनता है, वहीं पे सा राजा बनता है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या थी, वंशागत शासन प्रणाली देखने को मिलती है। तो दोस्तों जो पौरव वंश थे, पौरव वंश में 2 प्रकार की भूमि थी। कितने प्रकार की भूमि थी, तो 2 प्रकार की भूमि थी। जो पहली भूमि थी दोस्तों वो भूमि कहलाती थी केदार भूमि, और जो दूसरी थी वो शारी भूमि कहलाती थी। यानी दोस्तों जो पौरव वंश में केदार भूमि थी वो सिंचित भूमि कहलाती थी। यानी अगर पूछा जाता है आपको कि पौरव वंश में सिंचित भूमि कहलाती थी तो केदार भूमि कहलाती थी, और जो असिंचित भूमि थी वो शारी भूमि कहलाती थी। केदारनाथ में सिंपल ये याद रखना, अगर कहीं पे कभी याद ना आए तो ये याद रख देना कि केदारनाथ में ग्लेशियर हैं, वो पिघलते हैं, चारों तरफ से पानी आता रहता है। यानी जो केदार भूमि है वो क्या है, सिंचित भूमि है, और जो शारी भूमि है वो क्या है, ठीक उसका उल्टा असिंचित भूमि है। तो दोस्तों जो पौरव वंश के 3 प्रकार के कर लिए जाते थे पौरव वंश में। यही पौरव वंश में कितने प्रकार के कर लिए जाते थे, तो 3 प्रकार के कर लिए जाते थे, भाग, भोग और बलि। दोस्तों भाग था भूमि कर था, भूमि का एक भाग राजा को देना होता था, वो भाग कर के नाम से जाना जाता था। जो भोग था नगद कर था। पूछा जा सकता है कि पौरव वंश में नगद कर क्या था, तो भोग नगद कर था। और बलि कर था, तो जो जनरली बात है कि बलि प्रथाओं पर लगने वाला एक जनरल कर था। ठीक है, यानी जो पौरव वंश था वहां पे 2 प्रकार की भूमि और 3 प्रकार के कर लिए जाते थे। अब आगे अगर बात करें तो पौरव वंश के प्रशासन को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, जो पौरव वंश का प्रशासन था उसे कितने में, 4 भागों में बांटा गया था। 2 भूमि, 3 कर, 4 भाग। ठीक है, 4 भाग में जो देश था जिसका मुखिया क्या होता था, राजा होता था। दूसरा प्रांत था, उसका भुक्ति होता था। तीसरे स्तर पर तहसील थी जिसका मुखिया पाठक होता था, और जो ग्राम था, ग्राम का ग्राम सपटलिक होता था। यानी 2 भूमि केदार और सारी, 3 कर भाग भोग और बलि, और 4 भाग थे देश प्रांत तहसील और ग्राम। ठीक है,
और दोस्तों 3 प्रकार की फिर इनमें क्या होती थी, जो पौरव वंश थे उनमें 3 प्रकार की सेनाएं थी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जो प्रथम सेना थी वो गज यानी हाथी में सवार सैनिक। तो दोस्तों जो इस सेना का जो प्रमुख होता था वो गजपति कहलाता था। क्या कहलाता था? गजपति कहलाता था। दोस्तों जो घोड़े वाली सेना थी, जो घोड़ों में सवार होकर चलती थी, उसका जो मालिक था या सेना नायक था वो अश्वपति कहलाता था। क्या कहलाता था? अश्वपति कहलाता था। और दोस्तों जो पैदल सेना थी, जिन बेचारों का कोई पूछने वाला नहीं है, लगे हैं दौड़ने पे पीछे से, उनका जो स्वामी होता था वो जयनपति कहलाता था। उनका जो सेना नायक था वो क्या कहलाता था? जयनपति कहलाता था। तो दोस्तों आपने देखा 2 भूमि 3 कर 4 भाग और 3 सेना, ठीक है। तो इनमें से जो गजपति, अश्वपति और जयनपति होता था, इन तीनों का भी एक हेड बॉस होता था जो तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता था, और वो हेड बॉस कहलाता था बलाध्यक्ष। क्या कहलाता था? वो तीनों सेनाओं का हेड बॉस बलाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, ठीक है। दोस्तों जो पौरव वंश में भूमि मापन के लिए द्रोणवापन, खारीवापन, कुल्यावापन का प्रयोग किया जाता था। द्रोणवापन और खारीवापन का प्रयोग आप कुत्यूरी काल में भी देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता था? 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता था। 3 प्रकार की मापक प्रणालियां थी, द्रोणवापन, खारीवापन और कुल्यावापन। अब आपने जब थानेश्वर का वर्धन वंश पढ़ा, तो थानेश्वर के वर्धन वंश में आपने देखा कि जब 647 में थानेश्वर के हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, तो वहाँ पे 3 राज्य उसके अधीन थे, पौरव वंश या ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न राज्य और गोविशान, ठीक है। इनमें से हम पौरव वंश देखा तो जो दूसरा राज्य था दोस्तों वो था शत्रुघ्न राज्य। तो जो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो कन्याकुब्ज का जो दूसरा भाग स्वतंत्र हुआ वो कौन था? ये शत्रुघ्न राज्य था। वैन सॉन्ग के अनुसार शत्रुघ्न राज्य की पूर्वी सीमा पर गंगा नदी थी। पूर्वी सीमा पर गंगा नदी। पौरव वंश में क्या बोला था? उसकी पश्चिमी सीमा पर गंगा नदी थी, और उत्तर में हिमालय तथा मध्य में यमुना नदी बहती थी, ठीक है। मध्य में यमुना नदी बहती थी। और लेकिन कनिंदम के अनुसार यह भाग सिरमौर हिमाचल का रहा होगा, ठीक है। जो इतिहासकार कनिंदम है उसने क्या कहा कि ये भाग सिरमौर का रहा होगा। अब अगर मैं इसको आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं, तो इन्होंने कहा है कि जो शत्रुघ्न राज्य था, ये शत्रुघ्न राज्य का जो पूर्वी सीमा थी ये गंगा नदी थी। ये गंगा नदी हो गई आपकी, ठीक है। उसने कहा कि उत्तर में हिमालय था, यानी जो ये क्या है? उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है, और इसके मध्य से यमुना नदी बहती थी, यानी जो मध्य से क्या हो गई? यमुना नदी हो गई, जो आपकी क्या है? काशी डाक पत्थर वाले इलाके को टच करते हुए निकल रही है। और कनिंदम ने कहा कि इसका जो ये भाग था ये सिरमौर रहा होगा, यानी हिमाचल प्रदेश का जो भाग देहरादून से टच है, कौन सा जनपद है? सिरमौर, ठीक है। तो ये हो गए शत्रुघ्न राज्य, यानी दोस्तों ये शत्रुघ्न राज्य हो गए, ये पौरव वंश हो गया। अब जो तीसरा भाग दोस्तों जो यहाँ से आज़ाद हुआ था वो था गोविशान, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो कन्याकुब्ज का जो तीसरा भाग स्वतंत्र हुआ था वो कौन था? गोविशान था। और गोविशान प्राचीन नाम है दोस्तों किसका? काशीपुर का। किसका प्राचीन नाम है? काशीपुर का। तो दोस्तों कनिंदम के अनुसार गोविशान राज्य में काशीपुर के साथ रामपुर और पीलीभीत जनपद भी थे, ठीक है। कौन कहता है? कनिंदम। और गोविशान साम्राज्य का विस्तार रामगंगा से शारदा नदी तक था। शारदा काली जो टनकपुर ब्रह्मदेव मंडी से आगे निकलती है। दोस्तों कनिंदम ने काशीपुर के उज्जैन में बने पुराने खंडर को गोविशान साम्राज्य से संबंधित बताया है। अब मैं अगर आपको बात करूं, ये शत्रुघ्न राज्य हो गए, ये पौरव वंश हो गए। उसने कहा रामगंगा नदी से, ये रामगंगा नदी हो गई। काशीपुर, गोविशान काशीपुर ये उधम सिंह नगर का एरिया हो गए। और दूसरी साइड उसने कहा कि जो शारदा नदी से शारदा नदी क्या थी? इसकी सीमा थी। तो ये एरिया क्या हो गए दोस्तों? काशीपुर का हो गए। तो ये 3 भागों में डिवाइड हो गए, पौरव वंश, सिरमौर शत्रुघ्न राज्य और गोविशान काशीपुर। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ जो यहाँ पे बात खटकती है कि 725 ईस्वी तक इसने कहा कि इनका राज्य था पौरव वंश का। लेकिन हो सकता है कि जो शत्रुघ्न ये क्या था? गोविशान था, वो जल्दी समाप्त हो गया होगा, क्योंकि 700 ईस्वी में सोमचंद क्या हो चुका था? कुमाऊं में एंट्री हो चुकी थी, और इसने चंपावत में क्या कर दिया था? अपनी राजधानी बनाकर क्या कर दिया था? चंद वंश की स्थापना कर दी थी। हो सकता है इसलिए क्या है कि जो ये वाला इलाका है ये जल्दी क्या हो गया होगा? स्वतंत्र हो गया होगा।